नमस्कार, इंडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाजनीन नकवी। मध्य प्रदेश की सियासत की बात करेंगे, जहां पर इस वक्त पिछड़ा वर्ग को लेकर एक दूसरे की ओर सवाल उछाले जा रहे हैं। जवाब की तलाश है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ओबीसी की चिंता आने वाले उपचुनाव को लेकर की जा रही है। जी हां, इस वर्ग की सूबे में जनसंख्या करीब 50% से भी ज्यादा है। इस बीच मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14% से अधिक आरक्षण पर पूर्व में लगाई गई रोक को बरकरार रखा है। ओबीसी के आरक्षण को बढ़ाकर 27% करने को लेकर दलील दी गई थी कि संशोधन के कारण प्रदेश में ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़कर 27% हो गया है। इससे कुल आरक्षण का प्रतिशत 50 से बढ़कर 63 हो गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत किसी भी सूरत में 50% से अधिक आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता है। वहीं अब हाईकोर्ट के इस फैसले पर भी सियासत शुरू हो गई है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने ओबीसी आरक्षण के लिए कोर्ट में लंबित मामले की मजबूती से पैरवी करने की मांग की है। वहीं अब पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा कि बीजेपी को संविधान पर विश्वास नहीं है, क्योंकि उनके आका संघ प्रमुख मोहन भागवत हैं, जो कि धर्म की राजनीति करने वाले संगठन से जुड़े हैं। वहीं ओबीसी आरक्षण को लेकर हो रहे चौतरफा हमले का जवाब गृह मंत्री ने दिया और कहा कि कांग्रेस ओबीसी वर्ग को कितना महत्व देती है, इसके सभी साक्षी हैं। बीजेपी में उमा भारती से लेकर ओबीसी नेताओं की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन कांग्रेस में कितने ओबीसी नेताओं को महत्व दिया जाता है, ये सब जानते हैं। पार्टी का न तो संविधान में विश्वास है, न पिछड़े वर्ग में है। उनके भारतीय जनता पार्टी के गॉडफादर मोहन भागवत जी, एक सूत्री कार्यक्रम उनका है, धर्म के नाम पर राजनीति करना, आपस में व्यवस्था कराना। सिर्फ पिछड़े वर्ग के लोगों को धोखा देना चाहते हैं। ये पॉलिटिकल पाखंड कांग्रेस हमेशा से पिछड़े वर्ग के साथ, हमारे दलित भाइयों के साथ करती आई है। इनकी सरकार तो पहले 10 साल दिग्विजय सिंह जी की भी रही, तब क्यों नहीं बढ़ाया? 27% किया अगर ये करना चाहते थे तो। और अभी किया था तो ऐसा क्यों बनाया कि न्यायालय में स्टे मिल जाता? स्टे तो इन्हीं के समय में मिला। फिर स्टे वैकेट कराने के लिए इन्होंने क्यों नहीं अच्छे बड़े वकील खड़े करे? भारतीय जनता पार्टी हमेशा से पिछड़ों के पक्षधर रही है। कांग्रेस सिर्फ कहती है और भारतीय जनता पार्टी करती है। इनसे पूछो कि अरुण यादव को चुनाव के एंड पहले क्यों हटा दिया था? क्या वो पिछड़े वर्ग से नहीं थे? आज तक कोई पिछड़ा मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया इनने? हमारे समय में तो बाबूलाल गौर पिछड़े वर्ग से आते थे और मुख्यमंत्री बने। माननीय उमा भारती जी पिछड़े वर्ग से आती थी और मुख्यमंत्री हैं। माननीय शिवराज सिंह चौहान पिछड़े वर्ग से आते हैं और मुख्यमंत्री हैं। सीरीज है। कांग्रेस बताए ना कुछ ऐसा। तो पिछड़ों पर सियासत हो रही है। कांग्रेस जहां फैसले को लेकर बरकरार रखने को लेकर पैरवी की बात कर रही है, वहीं बीजेपी अब कांग्रेस पर एक ना एक सवाल दागती हुई नजर आ रही है। रुख करेंगे कि आखिर प्रदेश में पिछड़ों पर हो रही सियासत क्या आने वाले उपचुनाव पर भी असर डालने वाली है, और इसीलिए दोनों को इस वर्ग की चिंता सता रही है। लंबे वक्त की राजनीति में वाकई पिछड़ों को किस दल ने क्या कुछ दिया, इसे समझने की कोशिश करेंगे। रुख करेंगे हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए संदीप। कैसे देखा जाए, क्या वाकई उपचुनाव से जोड़कर ये सियासत है या इसके आगामी दूरगामी और भी कुछ परिणाम हैं जो अभी फिलहाल छुपे हुए हैं? निश्चित रूप से नाजनीन चुनाव होने जा रहा है। करीब 26 सीटों में उपचुनाव होना है। लिहाजा अब आरक्षण का मुद्दा, इस बात में कोई शक नहीं कि यहाँ पर गहराएगा। कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर आरक्षण के नाम पे कहीं न कहीं पूरे प्रदेश में लोगों के बीच में एक संदेह पैदा करने की कोशिश की है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना चाहूँगा। जिस तरह से करीब 2018 में जब पूर्व सरकार, जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री, उस दौरान जब उन्होंने आरक्षण को लेकर के बयान दिया था और माई के लाल शब्द उठा था, उसी दौरान वो कहीं न कहीं एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी उसकी पुनरावृत्ति करवाना चाहती है। आरक्षण के मुद्दे को एक बार फिर से उठा करके यहां से कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को घेरना चाहती है। लेकिन जिस तरह से आज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा यहां पर पूरे मामले में मुखर हुए, उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस पर हमला किया और उन्होंने भाजपा का भी यहां पर उदाहरण दिया कि भाजपा ने तो 3 मुख्यमंत्री दिए। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री उमा
भारती का नाम लिया, बाबूलाल गौर का लिया, वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम लिया, जो तीनों नेता ये पिछड़े वर्ग से आते हैं। उसके अलावा उन्होंने जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की बात कही कि कांग्रेस पार्टी तो अपनी एक भी नाम बता दे, और भाजपा में एक लंबी सीरीज है बड़े नेताओं की जो पिछड़ा वर्ग से आते हैं और भाजपा में बड़े बड़े पदों में हैं। तो यहाँ पर अब एक तरह से कुल मिला के ये कह सकते हैं कि आरक्षण को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं पिछली बातों की पुनरावृत्ति करके यहाँ पर लाभ उठाने की कोशिश कर रही है, जनता के बीच जाने की कोशिश है कि जनता के बीच जाए और आरक्षण के मुद्दे को उठा करके लेकिन जो संदीप कैसे देखें, जहां बीजेपी उंगलियों पर नाम गिना रही है और ये कह रही है कि ओबीसी वर्ग से आने वाले नेताओं का उन्होंने ध्यान रखा है, उन्हें जगह दी है, और वहीं कांग्रेस ने क्या कुछ किया है, इसे कांग्रेस को सामने लाना होगा। ऐसे में क्या माना जाए, ग्वालियर चंबल पर खास फोकस किया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि उपचुनाव की बात है और इसके जो परिणाम है वो कहीं ना कहीं उपचुनाव से जुड़े हुए दिख रहे हैं। जो सियासत हो रही है उसके पीछे का मर्म यही है। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, 32% ओबीसी वोटर ग्वालियर चंबल पर इफेक्ट डालता है, तो क्या कहा जाए कि किसकी रणनीति कितनी जोरदार हो सकती है? बिल्कुल, रणनीति अगर कहें तो इस बार भारतीय जनता पार्टी फूंक फूंक के कदम रख रही है, और पिछली बार की जो गलतियां थी वो गलतियां भारतीय जनता पार्टी इस बार नहीं भुनाना चाहती, और किसी भी तरह से कोई गलत बयानबाजी नहीं करना चाहती भारतीय जनता पार्टी। और कांग्रेस को उसी का इंतजार है। कांग्रेस चाहती है कि जब हम बार बार उकसाएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसी गलती करेंगे, कोई ना कोई ऐसा बयान आएगा भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित होगा, और वही पुरजोर कोशिश यहाँ पर की जा रही है। कांग्रेस की तरफ से ताबड़तोड़, एक तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की बात करें या डॉक्टर गोविंद सिंह की बात करें, इन्होंने लगातार आरक्षण की बात उठाई है। लेकिन जिस तरह से आज गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सवाल उठाया कि तत्कालीन दिग्विजय सरकार में आखिर इस मुद्दे पर क्यों नहीं सोचा गया, उसके बाद कमलनाथ सरकार भी आई 15 महीने तक, तो सिर्फ विचार होता रहा, बातें होती रही आरक्षण की, ओबीसी आरक्षण को लेकर, लेकिन उस पर सही तरीके से पहल नहीं की गई। और आखिरकार आज जब भारतीय जनता पार्टी आई तो एक बार फिर से इसको कहीं न कहीं हवा देने की कोशिश की जा रही है। सरकार से कांग्रेस चली गई है, ऐसे में जनता के ध्यान आकर्षण के लिए कहा जा सकता है कि अब सत्ता में कांग्रेस नहीं है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोर्ट में लंबित मामले को लेकर, पैरवी को लेकर पत्र लिखे जा रहे हैं। तो क्या ये भी एक जरिया है ध्यान खींचने का? बिल्कुल इसको कह सकते हैं। जैसे कि गृह मंत्री ने भी कहा कि अच्छे वकील क्यों नहीं किए गए, अगर अच्छे वकील किए गए होते कांग्रेस पार्टी की ओर से तो इस पे स्टे क्यों लगता। तो कहीं ना कहीं पूरा ध्यान यहाँ पर केंद्रित किया जा रहा है, आरक्षण ही अब यहाँ पर एक बार फिर से केंद्र बिंदु बनने जा रहा है। जबकि लोग अलग अलग चीज़ों को सोच रहे थे कि बहुत सारे मुद्दे होंगे, लेकिन यहाँ पर विकास, बिजली, पानी जिस तरह से होते थे मुद्दे, सड़क होता था, लेकिन ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु से हट रहे हैं। और अब एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर के सामने आ रही है, ताकि लोगों का ध्यान केंद्रित किया जा सके आरक्षण के मुद्दे से। और कहीं ना कहीं अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो उसको यहाँ पर भटकाने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस की ओर से। दिलचस्प यही है कि कांग्रेस भाजपा यहाँ पर किस तरह से आगे, भाजपा का क्या एक्शन होता है। और आप कह रहे हैं कि उपचुनाव के पहले दोनों ही दल ये आजमाइश कर रहे हैं। बीजेपी जहां ये डेटा साझा कर रही है कि उन्होंने किस तरीके से इस वर्ग से आने वाले नेताओं का ख्याल रखा है या फिर इस वर्ग से जुड़े हुए लोगों के लिए काम किया है, वहीं कांग्रेस आप कह रहे हैं कि एक मौका तलाश रही है कि बीजेपी के नेताओं को उकसा दिया जाए और कोई गलती जो है वो बीजेपी कर बैठे। लेकिन यहां सियासत से हटकर अगर हम बात करें संदीप, 50% से ज्यादा पिछड़ा वर्ग की प्रदेश में यहां पर जनसंख्या है, लेकिन क्या वाकई अलग अलग दलों की जब सरकारें प्रदेश में आई, उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या वाकई काम किया गया, या सिर्फ वो उपचुनाव या चुनाव और सिर्फ सियासी एक हथियार बनकर रह गए? देखिए, हमेशा ओबीसी पे पिछड़ा वर्ग और दलित ये हमेशा केंद्र बिंदु रहे हैं, बात चाहे भाजपा की हो या कांग्रेस की रही हो। बात हमेशा इनके विकास की हुई है, लेकिन जितना समुचित तरीके से विकास होना चाहिए इनका विकास नहीं हुआ। अगर विकास हुआ तो आज भी कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें नहीं उठती, आरक्षण की बार बार बातें नहीं उठती। तो कहीं ना कहीं ये भाजपा और कांग्रेस के लिए, दोनों पार्टियों के लिए वोट बैंक बन करके रह गए हैं। जैसे ही चुनाव आता है तो इनका सहारा लिया जाता है, इनके कंधे पर बंदूक रख के चलाई जाती है और वोट की पेटियां भरी जाती हैं। तो यही सारी चीजें यहाँ पर जिस तरह से दिखती नजर आ रही हैं। अभी अगर हम शिवराज सरकार की भी बात करें, 3 महीने से शिवराज सरकार है, पूरा मामला शांत था, ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था। आज अब जब कल जैसे ही निर्वाचन आयोग ने सितंबर के आखिरी तक चुनाव कराने की बात कही, तो तुरंत उसके बाद यहाँ पर ओबीसी आरक्षण की बात को फिर से एक बार उठा दिया गया कांग्रेस पार्टी की ओर से। तो एक बार यही कह सकते हैं कि घूम फिर करके वही आरक्षण, वही पुराना मुद्दा फिर से यहाँ उठाना चाहती है कांग्रेस पार्टी। और
ताकि उसी बीच में इर्द गिर्द भारतीय जनता पार्टी घूमती रहे, गलतियां करती रहे। यही सारे मौके यहाँ पर तलाशने की कोशिश की जा रही है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि जैसे ही उपचुनाव के तारीखों की या कह सकते हैं कि संभावित समय की बात सामने आई है, उसके बाद से एक बार फिर से ये मुद्दा जो है वो गरमाने लगा है। कांग्रेस अपने तरीके से इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है, बीजेपी अपने तर्क दे रही है, लेकिन सवाल ये जैसा कि आपने भी कहा कि जो मूल मुद्दे हैं, बिजली, पानी और भी समस्याएं हैं, वो यहाँ पर शून्य होते जा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि जनता भी इस बात को अब कहीं ना कहीं समझ रही है, कोर्ट का फैसला जो है वो अपनी जगह पर सही है, और ऐसे में पैरवी की जो बात की जा रही है, क्या लगता है आपको इससे कोई बात बनने वाली है? देखिए, जैसे कि बात करें न्यायालय की, तो न्यायालय जब भी कोई फैसला करता है तो सोच विचार के करता है। दोनों पक्षों की बातें वहां पर सुनी जाती हैं, दलीलें सुनी जाती हैं और उसके बाद ही फैसला होता है। अगर न्यायालय ने यहाँ पर स्टे दिया है तो हम इस बात में नहीं जाना चाहें कि वकील अच्छे थे या बुरे थे, कैसे थे, लेकिन न्यायालय ने फैसला दिया है तो सोच समझ के दिया होगा। अब जैसे कि अभी आपने विकास की बात कही, यहाँ लगातार ग्वालियर की बात होती है, चंबल की बात होती है, जहाँ 16 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। ग्वालियर में लगातार गंदे पानी की सप्लाई की शिकायतें सालों से लगातार चली आ रही है। वहां की अगर हम बात करें, प्रद्युम्न सिंह तोमर जो मंत्री हैं आज भी नंगे पैर चल रहे हैं। उन्होंने कसम खा के रखी है कि ग्वालियर में जब तक साफ है सुथरे पानी की सप्लाई नहीं होगी तब तक वो जूते चप्पल नहीं पहनेंगे। तो एक तरह से हम सीधे ये कह सकते हैं कि यहाँ इतने बड़े बड़े मुद्दों को छोड़ करके यहाँ आरक्षण जैसे मुद्दे को उठाने की कोशिश पहले आरक्षण का मुद्दा जो है वो गरमाए से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार सर, आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर से दोनों दल जो हैं वो उठा रहे हैं, अपनी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन आप कैसे देखते हैं, इतने सालों में सरकारें बदली, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, क्या वाकई इस वर्ग के प्रति चिंता की गई है? नहीं, देखिए, आरक्षण चिंता के समाधान का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि आरक्षण देकर ये भी मान लो कि वो सबकी तरफ जाना चाहते हैं, तब जो है ये गंभीर चिंता का विषय हो जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये कि संविधान के अंदर ये प्रावधान किया हुआ है कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो राजनीतिक पार्टियां ऐसे कोई प्रावधान क्यों नहीं लेकर के आती कि आरक्षण जो दिए जाने की बात हो, न्यायालय में चुनौती देने के बाद वो खड़े उतरे। यहाँ ये सबसे बड़ी राजनीतिक लाभ के लिए केवल कानून बना दिया, अध्यादेश जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन उनके क्रियान्वयन के संबंध में चिंता नहीं रहती। ये जो महत्वपूर्ण पक्ष है, इसकी तरफ आप दोनों राजनीतिक दलों को देखना चाहिए। मैं एक बात का और उल्लेख करना चाहता हूँ कि पिछड़ा वर्ग के लिए आयोग बनाने का संविधान में संशोधन करते हुए एक कानून आया था दिल्ली में केंद्र की सरकार की ओर से, लेकिन उसको समर्थन नहीं मिलने के कारण जो है वो नहीं पारित हो पाया और विवाद का केंद्र बन गया। मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण की बात की गई, लेकिन उसके तोड़ने के संबंध में बातचीत नहीं हुई। तो ये जो चीजें हैं, भाजपा को भी चाहिए यदि वो आरक्षण देना उचित लगता है उन लोगों को, तो आरक्षण देने की वो प्रावधान लागू करें जिसको न्यायालय में चुनौती के बाद खरा उतारा जा सके। आप एक राज्य का, जिसका नाम ध्यान मुझे तत्काल नहीं आ रहा है, लेकिन एक राज्य ने अपने संविधान में, अपने कानून में ऐसा प्रावधान किया जिसमें संविधान का वायलेशन नहीं हुआ और उससे लाभ मिला है। मुझे लगता है इसे केवल राजनीतिक लाभ हानि के लिए वोटों को आकर्षित करने की बजाय व्यवहारिक धरातल में इसे लागू करेंगे तो तभी ये लाभदायक होगा। यानी सर, उपचुनाव से पहले सिर्फ ये एक चुनावी मुद्दा है, वाकई संजीदगी के साथ इस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा, सिर्फ इस मुद्दे को चुनाव से पहले भुनाने की कोशिश बस है। मुझे लगता है उपचुनाव से पहले इस सारे मामले को हवा दी जा रही है, ना सूत ना कपास, जुलाओं में लटकम लगता। लेकिन सर, क्या लगता है इसमें कांग्रेस को क्या फायदा मिल सकता है? वो कह रहे हैं कि अच्छे वकील कीजिए, पैरवी कीजिए, लेकिन सरकार में रहते हुए जो किया जा सकता था वो उसने नहीं किया, तो क्या जनता भी इस बात को समझेगी अब? नहीं, जनता बहुत समझती है, लेकिन जनता में ऐसे लोग भी बहुत हैं जो ये मान करके चलते हैं कि कांग्रेस हमारी पैरवी कर रही है। तो इन परिस्थितियों का लाभ लेने की जो एक राजनीतिक जिसको चाल कह सकते हैं, उसका प्रयास हो रहा है ये। और अब जनता कितना प्रभावित होगी, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये मान के चलते हैं कि कांग्रेस भी पहल कर रही है। चलिए, इस वक्त हमारे साथ अब्बास हफीज भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं। स्वागत है आपका। अब्बास साहब, एक बार फिर से ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को हवा दी जा रही है, लेकिन हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बने हुए हैं, उनका कहना है कि जब आप सरकार में थे तब आपने कानून में बदलाव करके इसकी ओर वाकई अगर कुछ सोचा होता तो परिस्थितियां कुछ और हो भी सकती थी। अगर हमने नहीं सोचा होता तो फिर ये शायद मुद्दा आज बनता ही नहीं। हमने सोचा था, कमलनाथ जी ने उसको बढ़ाया था, 27% किया था और उसको लागू किया था, लेकिन उसके साथ साथ वो सब कुछ हाई कोर्ट के अंदर सब जुडिस हो गया
और मामला पूरा का पूरा विचाराधीन हो गया। तो उसके बाद आज सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस सरकार की है कि वो पैरवी करे ढंग से जल्दी और इसको जो लागू कराने के लिए लेकिन पहल करे। सुप्रीम कोर्ट के अगर निर्देश की अगर हम बात करें तो 50% से अधिक आरक्षण नहीं हो सकता है। ऐसे में जो फैसला आपकी सरकार ने लिया तभी आरक्षण जो था काफी ज्यादा हो चुका था, इसका जो प्रतिशत था। तो ऐसे में आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बावजूद अगर आप ये फैसला ले रहे हैं तो ये मामला कोर्ट में जाना ही था और अभी भी वहां पर लंबित है, तो उसे लेकर क्या कुछ आपने ठोस कदम उठाए, इस पर भी जानना चाहेंगे। कोई सरकार भी देखिए नियमों का उल्लंघन नहीं करने का सोचती है और हर सरकार अधिकार देने की बात करती है। हमने जो एक जो पूरा का पूरा मामला इतने जमाने से पेंडिंग था उसको पूरा किया। हमने ओबीसी समाज को उनका अधिकार देने का काम किया। अब भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इतना बता दे कि वो करना चाहती है, नहीं करना चाहती, वो करेगी नहीं करेगी, पैरवी करेगी नहीं करेगी, ये पूर्ववर्ती सरकार को दोष देने से कुछ नहीं होगा। आज सत्ता के अंदर भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस ने एक बात की पहल की थी, अगर वो सब्सिट्यूट हो गया, विचाराधीन हुआ, तो उसके लिए वो किस तरह का काम कर रही है, क्या उसको ठंडे बस्ते में डालने का काम करेगी भारतीय जनता पार्टी, वो खुल के क्यों नहीं आती है। सरकार में कांग्रेस नहीं है, सरकार में भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है, लेकिन आपकी तरफ से जो सवाल पूछे जा रहे हैं, आप इस वर्ग की चिंता कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि उन्होंने तो ओबीसी नेताओं को भी जगह दी है, उन्हें वो मान सम्मान दिया है। आपने अपनी पार्टी में आपने कितने लोगों को मान सम्मान दिया जो इस वर्ग से आते हैं? देखिए, विषय सिर्फ ओबीसी का नहीं है, ये विषय है अधिकारों का। और मान सम्मान की बात हुई तो हमने देखा है भारतीय जनता पार्टी कितना मान सम्मान कर रही है। जनता का ही मान सम्मान जिन्होंने नहीं किया, आज पूरी जनता को धकेल दिया कोरोना के अंदर अपनी सत्ता की दौलतता के चलते। हर समाज, हर वर्ग उसके अंदर आ गया। आज हर कोई परेशान है, आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। जब लॉकडाउन पहली बार हुआ था, जब इनको सत्ता मिल गई किसी भी तरह से, जब इन्होंने शपथ ले ली, तो ये मान सम्मान की बात कहीं और नहीं, इस वक्त तो इसकी बात करनी चाहिए कि लोग किस तरह से त्राईमाम है, कितना सम्मान। मैं भी गिना दूं आपको कि हमने किसको राष्ट्रपति के लिए मनोनीत किया आगे, और हमारा किस तरह से हमने अपने जो नेताओं को आगे बढ़ाया। सब तमाम चीजें होती हैं। आज विषय डाइवर्ट करना, भारतीय जनता पार्टी को सबसे अच्छी चीज नाज़रीन जी आती है कि विषय को कैसे डाइवर्ट किया जाए। आज सबसे बड़ा सवाल इनसे है कि भाई तो आप ये जानना चाहते हैं कि इस आरक्षण के मुद्दे पर पैरवी करने को लेकर जो पत्र कमलनाथ जी ने लिखा है उस पर बीजेपी का क्या रुख रहेगा, वो आगे पैरवी करेगी या नहीं करेगी? आप सिर्फ हाँ ना में ये जवाब बीजेपी से चाहते हैं? साफ बताए भारतीय जनता पार्टी इधर उधर की क्यों बातें कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी मुख्य मुद्दों से हटाना चाहती है लोगों को, जो मुख्य मुद्दे हैं उनके जवाब नहीं देना चाहती है। अरे साफ बताइए, साफ कह दीजिए कि नहीं, हमें ओबीसी को नहीं आरक्षण देना है, अब नहीं करेंगे। बीजेपी को पुरानी बातें नहीं करना चाहिए कि आपने अरुण यादव जी को एन चुनाव से पहले हटा दिया, या आपकी पार्टी में कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे नेता हैं जो ओबीसी वर्ग से आते हैं, वो आगे बढ़े या नहीं बढ़े, इन सब बातों पर बीजेपी को बात नहीं करनी चाहिए। हमारे साथ राजपाल सिसोदिया जी जुड़ गए। सिसोदिया साहब, क्या कहना चाहेंगे? अब्बास साहब को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि इधर उधर की बात मत कीजिए, बस आप पैरवी करेंगे या नहीं करेंगे, हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। मध्य प्रदेश के अंदर जो व्यवस्था व्यवस्थित तरीके से चल रही थी उसको 15 महीने की कांग्रेस सरकार ने अस्त व्यस्त करने का काम किया। अगर कांग्रेस ओबीसी वर्ग की सच्ची हितैषी थी या है तो उसे ओबीसी वर्ग का जो आरक्षण करने का काम करना था उसको नियम, कायदे, प्रक्रिया के अनुसार करना था। उन्होंने जो है बिना नियम को, प्रक्रिया को फॉलो किए इस प्रकार का कृत्य करने का काम किया जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन हो गया। और आज स्थिति यह है कि जो एमपीपीएससी का रिजल्ट आने के बाद भी उसके जो है मेरिट नहीं बन पा रही है। और 2 साल से मध्य प्रदेश के बच्चे जो एमपीपीएससी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, उनकी परीक्षाएं स्थगित है। चाहे जुडिशरी की परीक्षाएं हो, चाहे एमपीपीएससी की परीक्षा हो, चाहे अन्य प्रकार की भर्ती हो, आपने आरक्षण के रोस्टर को बिगाड़ के रख दिया। और उसका नतीजा ये हुआ कि उससे जो लोग प्रभावित हुए वो कोर्ट चले गए। सर, अब बिगड़ी हुई बात को आप कैसे सही करेंगे? क्योंकि कांग्रेस अब यही कह रही है कि सत्ता में आप हैं, बिगड़ी हुई बात है, आप उसे कैसे सुधारेंगे? निश्चित तौर पर सुधारेंगे। मामला न्यायालय के अंदर है, न्यायालय में सरकार अपना पक्ष रखने का काम करेगी और माननीय न्यायालय से जो आदेश आएगा उसका हम अक्षरशः पालन करेंगे। कांग्रेस आती है, व्यवस्था बिगाड़ने का काम करती है। किसान बैंक जाने लगा था, साल के साल जो है अपना पलटा करने लगा था, कृषि ऋण जमा कराने लगा था।
परंतु इन्होंने कर्ज माफी का झूठी बात कही और किसान को डिफॉल्टर कर दिया। ठीक है, तो सिसोदिया साहब, आपको क्या लगता है, क्या एन चुनाव के पहले उपचुनाव हैं, 26 सीटों पर हैं, चंबल और ग्वालियर पे खासा प्रभाव है ओबीसी वर्ग का, तो क्या यही कारण हो सकता है कि अब कांग्रेस इस मुद्दे को हवा दे रही है, या फिर वाकई उसे चिंता है? कांग्रेस को अगर चिंता होती तो वो नियम का फॉलो करते, प्रक्रिया का फॉलो करते, भारत के संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार आरक्षण की व्यवस्था को लागू करते। उन्होंने सिर्फ छेड़ने का काम किया, व्यवस्था को बिगाड़ने का काम किया। बार बार उल्लेख कर रहे हैं, तो मैं अब्बास साहब को वक्त देना चाहूंगी। अब्बास साहब कुछ कहेंगे इस पर? सबसे पहली बात जो ये कह रहे हैं, संविधान भारत के संविधान के किसी भी अनुच्छेद में आरक्षण की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने बात को बचाने के लिए, देखिए अभी भी नहीं कहा, इन्होंने कहा कि हम अपना पक्ष रखेंगे। क्या है आपका पक्ष, बताइए ना, जनता सुनना चाहती है पक्ष क्या है। पक्ष नहीं बताएंगे, पक्ष रखेंगे बंद कमरे में अदालत के अंदर, इसका वकील के वकील। हम तो कह रहे हैं, कमलनाथ जी ने कहा है हम अपना वकील भी खड़ा करने को तैयार हैं, हम पूरी तरह से उसकी पैरवी करने को तैयार हैं। ये इधर उधर की बातों में उलझाने का काम मत कीजिए, संविधान को पढ़िए, संविधान का हवाला बिना पढ़े सुनी सुनाई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मत दिया करे भाजपा, तो वो अच्छा होगा। संविधान के अंदर कहीं कोई सीमा निर्धारित नहीं है। 86% की आबादी है उनकी। आप नरुण यादव जी की बात करी, मैंने उस वक्त भी कहा CWC सबसे बड़ी बॉडी है जिसके अंदर बहुत मुश्किल से कोई जाता है। वहां पर CWC के अंदर उनका मनोनीत किया गया था यादव जी को, वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं। तमाम चीजें 3 मुख्यमंत्री दे दिए। ओबीसी से भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश को में भारती थी, बाबूलाल गौर जी, शिवराज सिंह चौहान जी, पर फिर भी सीमा किसी ने नहीं बढ़ाई। ये लॉलीपॉप देने का काम जो भारतीय जनता पार्टी करती है अच्छा नहीं है। उनका जो अधिकार है उनको दिया जाए और ये संविधान को सही से पढ़ के अगर इस तरीके का मामला था तो फिर क्यों लगता है आपको कि क्यों हाईकोर्ट ने रोक लगा दी, क्यों सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अगेंस्ट जाकर ये पूरा मामला हो रहा है, लंबित मामला अभी तक क्यों है? अगर आप ये कह रहे हैं तो फिर बीजेपी को क्यों मौका मिल रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है उसे चिंता नहीं है, केवल चुनावी लाभ के लिए पहले भी आपने इस मुद्दे को छेड़ा और अब फिर उपचुनाव के पहले आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं? नाज़नीन जी, बहुत अच्छा सवाल है। आपके सवाल के 2 तरह के जवाब है। देखिए, पहली बात तो अगर कोई भी हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा किसी भी मामले को लेकर, तो हाई कोर्ट सुने बिना उस पर कोई फैसला नहीं सुनाती, उसको स्टे करती है। स्टे करना उसका नियम है, प्रक्रिया है उसकी, तो वो तो करेगा ही। अब वो सुनने के बाद पता चलेगा कि भाई किसने नियम का उल्लंघन किया। दूसरी बात, अगर हमें लॉलीपॉप देनी होती चुनाव जीतने के लिए, राजनीति करने के लिए, तो हम सिर्फ घोषणा करते भाजपा की तरह, हम उसको एग्जीक्यूट तो करते ही नहीं, हम उसको पारित तो करते ही नहीं, हम उसको लागू करते ही नहीं। अगर हमें सिर्फ चुनाव जीतना ही उद्देश्य हमारा रहता, हम ये बात करते 2022-23 के अंदर, आखिरी समय के अंदर हमने शुरुआत के अंदर लागू करके दिखाया, हमारा वादा था और हमने उस वादे को पूरा किया। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि भाई उसका रुख क्या है, तो बता नहीं सकती हूँ। राजपाल सिंह का रुख एकदम साफ है। हमने मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग के माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को बनाया है। अब्बास भाई उनकी पार्टी से नेता प्रतिपक्ष है, जीतू पटवारी खाती समाज को बिलोंग करते हैं, ओबीसी के नेता है, बना दे, उनको हाथ पिपलिया में फायदा मिल जाएगा। नहीं, ये ठीक है, वो तो उनका विषय है ना, वो कांग्रेस क्या करती है, किसे बनाती है, ये तो अलग विषय हो गया। लेकिन आप जो चिंता जाहिर कर रहे हैं, आरक्षण को लेकर जो बात कर रहे हैं, उस पर आपका क्या रुख रहेगा, ये सवाल पूछ रहे हैं अब्बास साहब। प्रधानमंत्री ओबीसी वर्ग का बना दिया हमने, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग का बना दिया। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, हमने करके दिखा दिया। अब कांग्रेस में अगर ओबीसी के सच्चे ये जो है हितैषी है तो बना दे नेता प्रतिपक्ष, कौन मना कर रहा है? दोनों का बहुत शुक्रिया। संदीप मेरे साथ बने हुए हैं। संदीप, दोनों की बात सुनने के बाद क्या लगता है आपको, और अगर जितना समझा जाए तो वाकई ये राजनीति में झूलता हुआ मामला लग रहा है, क्योंकि बीजेपी को ये चिंता है कि ओबीसी वर्ग से आने वाले कितने नेताओं को कांग्रेस जगह देती है और क्या पद देती है। नाज़नीन, अगर हम बात करें तो एक चीज़ पे चुनावी प्रलोभन आप कह सकते हैं। जिस तरह से पूरी दलील आपने सुनी दोनों पक्षों की, अभी आपने यहाँ सुना, तो सिर्फ ये जिस तरह से चुनाव आता है, जैसे ही चुनाव आता है उस दौरान ये मामला कहीं न कहीं हाईलाइट होता है और फिर जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं उसके बाद ये फिर एक बार दफन हो जाते हैं, तो और उसके बाद फिर 5 साल बाद ही उठते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये सिर्फ चुनावी वादे ही हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी के लिए। तो चुनावी वादे हैं, लेकिन इन वादों की भूमिका क्या रहेगी आने वाले उपचुनाव में, क्या वाकई इससे प्रभावित होगी जनता, या जनता की फिक्र वाकई की जा रही है? एनडी स्पेशल में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।